नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे गई आपकी दिवाली की छुट्टियां? नहीं, मैं पूछ रही हूँ दिवाली कैसे रही, क्योंकि अभी इस वर्ष छुट्टियों में दिवाली आई है। हर साल दिवाली की छुट्टियां होती है, इस वर्ष तो छुट्टियों में दिवाली आई थी। अच्छी गई ना? मुझे पता है कि पिछले वर्ष की तरह आप लोगों ने दिवाली नहीं मनाई होगी इस कोरोना महामारी के कारण, लेकिन अच्छी से अच्छी मनाने की कोशिश की होगी। उसी प्रकार हम भगवान से विनती करते हैं या हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष हम पिछले वर्ष की तरह अच्छे से धूमधाम से दिवाली मना सकें। ठीक है, 14 दिन की छुट्टियां हमारी ख़त्म हो चुकी है और तुम्हारे 2 विषय के अध्यापन भी हो चुके हैं। आज तीसरा अध्यापन है। तारीख है 24 नवंबर 2020। तो आज हम हिंदी की दूसरी इकाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दूसरी इकाई में हमें कुल मिलाकर 8 पाठ हैं, जैसे पहली इकाई में थे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली इकाई के 2 पाठ कम कर दिए थे, पाठ चौथा और 8वां। उसी प्रकार दूसरी इकाई के भी 2 पाठ कम कर दिए हैं, पाठ दूसरा और पाठ 6। तो हमें सिर्फ 6 पाठ पढ़ने हैं अभी इस सत्र में दिवाली के बाद। ठीक है, तो पाठ 1, 3, 4, 5, 7 और 8 हमें पढ़ने हैं। जबकि आज मैं पाठ 1 की शुरुआत करने जा रही हूँ। पाठ का नाम है अस्पताल, दूसरी इकाई, पेज नंबर निकालो 27। ठीक है, अब ये पाठ जो है यह चित्र वर्णन है। ऊपर लिखा है, देखो, पहचानो, समझो और बताओ। इसमें हमें अस्पताल का चित्र या दृश्य दिखाई दे रहा है और ये अस्पताल का अंदर का दृश्य है। यहाँ पर हमें कुछ मरीज दिखाई दे रहे हैं, कुछ अस्पताल के कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, हाँ, और उसी प्रकार डॉक्टर्स भी है, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और बाकी अस्पताल के अलग अलग हमें वार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका हमें पूरे विस्तार से वर्णन करना है और फिर तुम्हें यह वर्णन लिखना भी है। ठीक है, तो अब आप लोग कभी ना कभी अस्पताल में गए होंगे अपने माता पिता के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ। अस्पताल तो सबने देखा है, बाहर से अंदर से भी देखा है। अगर इन छुट्टियों में, कोरोना की छुट्टियों में कभी आप अस्पताल गए, खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कारण आप लोग अस्पताल गए तो वहाँ का जो दृश्य है ठीक से आपको क्या करना है, देखना है। वहाँ कौन कौन से लोग रहते हैं या उस दिन कौन कौन से लोग आए हैं, डॉक्टर्स हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, उनका अच्छी तरह से निरीक्षण करना है। उसी प्रकार अस्पताल में कुछ जानकारी होती है, अस्पताल में जो जानकारी दी जाती है, सूचनाएं दी जाती है। अस्पताल में इस चित्र में देखो, ऐसे सूचना फलक लगे हुए हैं, ऐसे कुछ ना कुछ सूचना फलक होते हैं। तो वे सूचना आप लोगों को पढ़नी है अगर आप अस्पताल गए तो, और इन सूचनाओं का पालन भी करना है। ठीक है, अब हम इस चित्र का एकदम विस्तार से वर्णन करेंगे। आप लोग चित्र तो देख ही रहे हो, पुस्तक आपके सामने ही है। चित्र में हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। शुरू में देखो, अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और शायद वे लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन लोग वेटिंग पर हैं, अंदर डॉक्टर कब बुलाएंगे उसका वे इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके सामने ही पूछताछ के लिए काउंटर्स लगे हैं। पूछताछ का काउंटर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जहाँ पर एक स्त्री और एक पुरुष काम कर रहा है। स्त्री खड़ी है और पुरुष बैठकर काम कर रहा है। काउंटर पर एक अन्य व्यक्ति है काउंटर के बाहर। वहाँ से मिला हुआ पेपर वह ध्यान से देख रहा है। यहाँ पर एक सूचना पट लगा है जिस पर लिखा है, शांति बनाए रखें। अस्पताल में मरीज होते हैं, हाँ, उनको कुछ ना कुछ बीमारी होती है, तो उन्हें आवाज़ की या शोरगुल का उन लोगों को
परेशानी होती है आवाज़ से, इसलिए अस्पताल में हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए। अगर हम मोबाइल लेकर भी जाते हैं तो उसे आवाज़ बंद करके साइलेंट मोड पर रखना चाहिए, ठीक है, ताकि मरीजों को आराम मिल सके। उसी प्रकार पीछे उस काउंटर के पीछे एक नर्स, जिसे हम हिंदी में परिचारिका कह सकते हैं, एक परिचारिका एक महिला को व्हील चेयर पर लाते हुए दिखाई दे रही है। देखो, व्हील चेयर पर वह नर्स या परिचारिका एक महिला को लाते हुए दिखाई दे रही है और महिला के पैर पर प्लास्टर बंधा है। दिख रहा है आप लोगों को? प्लास्टर बंधा है। आपके साथ भी कभी बचपन में ऐसे हुआ होगा, हाँ, अगर आप गिर गए तो हाथ की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, तो फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं और प्लास्टर बंधाते हैं और फिर 3 हफ्ते आराम करने के बाद जो हड्डी है वह जुड़ जाती है, पहले जैसे हो जाती है। तो उस महिला की शायद पैर की हड्डी टूट गई है, इसलिए उसके पैर को प्लास्टर बंधा हुआ है। अब ये जो नर्स है उसने गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म पहनी है। देखो, वह अस्पताल के यूनिफॉर्म में या गणवेश में है। अब नर्स के पीछे एक वार्ड है, उस पर क्या लिखा है? ICU। ICU यानी वह महत्वपूर्ण वार्ड होता है। जो मरीज ज़्यादा बीमार होते हैं उन्हें ICU में रखा जाता है और उसका खर्चा भी ज़्यादा आता है और वहाँ पर ज़्यादा देखरेख उस मरीज की होती है। और उसी प्रकार इस दीवार पर 2 सूचना पट लगे हैं, हाँ, जिन पर लिखा है नेत्रदान और रक्तदान महादान। क्या सूचना पट पर लिखा है? नेत्रदान। अब हम नेत्रदान जीते हुए हम नेत्रदान नहीं कर सकते, लेकिन किसी व्यक्ति के मरने के बाद वह नेत्रदान कर सकता है। अब आप लोग कहोगे कि टीचर मरने के बाद कैसे नेत्रदान होगा? तो हम पहले फॉर्म भर कर दे सकते हैं या लिख कर रख सकते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे नेत्र किसी ज़रूरतमंद को दिए जाए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 24 घंटे तक उसके नेत्र की रोशनी ऐसी बनी रहती है। तो 24 घंटे के अंदर उसके नेत्र निकाले गए और फिर वे ऑपरेशन के द्वारा, शस्त्रक्रिया के द्वारा किसी अंधे को लगाए गए तो उसकी दृष्टि वापस आ सकती है। इस तरह हम मरने के बाद नेत्रदान कर सकते हैं। उसी प्रकार जीते जी हम रक्तदान कर सकते हैं। अब आप लोग तो छोटे हो, आप लोग नहीं कर सकते। 18 साल के ऊपर जो व्यक्ति तंदुरुस्त होता है, जिसे कोई बीमारी नहीं, वह रक्तदान कर सकता है। रक्तदान महादान होता है, सबसे बड़ा दान है। अगर हमने हमारे शरीर में का एक बोतल भी रक्त दे दिया तो हमारे शरीर में रक्त बनता रहता है, हाँ, रक्त की कमी नहीं होती। और जो बीमार व्यक्ति है या जिसे ज़रूरत है वह हमारे रक्तदान से उसकी जान बच सकती है। इसलिए कहा गया है कि रक्तदान महादान है। अब बीमार लोगों को या मरीजों को जिनको रक्त की ज़रूरत होती है, अगर उन लोगों ने रक्त खरीदा तो बहुत महंगा रक्त उन्हें मिलता है। और आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि रक्त के गट होते हैं ना, O-A, फिर B-AB-S, और उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो सभी रक्त गट जो होते हैं उसके अनुसार फिर रक्त उसे मैच करता है। तो हमारा रक्त का गट कौन सा है, वो किसे मैच कर गए, ये सब डॉक्टर लोग पहले देखते हैं और फिर वे जिस व्यक्ति को ज़रूरत है, जिसका रक्त गट मैच करता है, यहाँ उसे वे देते हैं। तो बड़े होने के बाद, अभी नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे 18 साल के ऊपर और किसी को रक्तदान की ज़रूरत हुई तो अगर तुम तंदुरुस्त हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तो तुम दे सकते हो, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त तो बनता ही रहता है, ठीक है। अब उस दीवार के पास एक वार्ड बॉय खड़ा है। वार्ड बॉय आपने अस्पताल में देखा होगा, जैसे परिचारिका होती है, परिचारिका यानी नर्स, वैसे ही जो पुरुष होते हैं अस्पताल में काम करते हैं, वे भी नर्स के जैसे काम करते हैं, उन्हें वार्ड बॉय कहा जाता है। और वह वार्ड बॉय
एक वार्ड से बाहर निकल रहा है। ऊपर लिखा है देखो वार्ड ना, एक ऐसा दरवाज़ा है, वो अंदर वार्ड है और वार्ड से एक वार्ड बॉय बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। और उस वार्ड के ऊपर भी सूचना लिखी गई है। क्या सूचना लिखी है? रोगी से अधिक बातें न करें, मरीज से अधिक बातें न करें। वार्ड यानी क्या है? तो वह कमरा है, हाँ, वहाँ सारे मरीजों को रखा गया है। हर मरीज के लिए एक अलग पलंग होता है, आपने अस्पताल में देखा होगा। और पलंग के बाजू में एक छोटा सा स्टूल होता है जिस पर जो मरीज को देखने वाले आते हैं उसके रिश्तेदार वे बैठ सकते हैं। और उसी प्रकार और एक स्टूल होता है उस पर, या छोटा सा टेबल होता है। उस टेबल पर मरीज का सामान या उसके दवाइयाँ या उसका जो खाना होता है वह रखा जाता है। तो वार्ड के अंदर सारे मरीज हैं, इसके ऊपर लिखा है रोगी से अधिक बातें न करें। अगर हम वार्ड में जाते हैं रोगी को मिलने के लिए तो अधिक बातें न करें ताकि उनको आराम मिल सके, उन्हें कोई परेशानी न हो। वहीं पर उस वार्ड बॉय के पास ही एक स्त्री गोद में एक शिशु को लिए खड़ी है। शिशु यानी नवजात बालक जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। तो एक महिला एक छोटे से बालक को, शिशु को लेकर खड़ी है और उसी के पास एक छोटा बच्चा भी है। पास में देखो एक छोटा बच्चा खड़ा है, बालक। उसके सामने एक डॉक्टर खड़ा दिखाई दे रहा है और डॉक्टर जिस वार्ड के दरवाजे में खड़े हैं उसके ऊपर रोगी को मिलने का जो समय है उसके बारे में सूचना लिखी है। देखो क्या लिखा है? रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक। सुबह 2 घंटे 8 से 10 और शाम को 4 से 7 बजे तक रोगी को हम मिल सकते हैं। अगर हमारा कोई रिश्तेदार वहाँ पर एडमिट है तो हम जाकर उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि बीच का जो समय है 10 से 4 उस समय में रोगी का खाने का समय होता है, आराम करने का समय होता है, इसलिए बीच के समय में हम नहीं जा सकते। और सुबह भी 8 से पहले हम नहीं जा सकते क्योंकि रोगी उठने के बाद नहा धोकर नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर तब तक 8 बज जाते हैं, फिर हम जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए। अब ये जो मिलने का समय है ये अलग अलग अस्पताल का अलग अलग होता है। हाँ, इस अस्पताल का इस तरह है और किसी किसी अस्पताल में रोगी को खाना नाश्ता सब कुछ दिया जाता है अगर अस्पताल बड़ा है तो। छोटे अस्पताल में ये सुविधा नहीं होती तो हमारे रिश्तेदार या घर का कोई सदस्य एडमिट है तो हमें घर से नाश्ता चाय खाना लेकर जाना पड़ता है। अगर बड़ा अस्पताल है तो वहाँ पर ये सारी सुविधाएं होती हैं और उसमें ही बिल में ही वह सब उसका भी बिल होता है या बिल में सब वह जोड़कर देते हैं। और ज़्यादा बड़ा या महंगा अस्पताल है तो रोगी को मिलने के लिए पास भी दिए जाते हैं, आपको पता होगा। हाँ, 2 पास देते हैं रिश्तेदार को, घर वालों को 2 पास देते हैं और उस पास पर ही उन्हें ऊपर भेजा जाता है। अगर पास लेकर गए तो ही ऊपर जा सकते हैं, अगर अन्यथा नहीं। अभी चित्र में एक सूचना और लिखिए, देखो नीचे, छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर हमारा परिवार छोटा है तो वह सुखी रहता है। इसका मतलब क्या है? अगर परिवार छोटा का मतलब है माता पिता और 2 बच्चे। हाँ, पुराने ज़माने में एक घर में ज़्यादा बच्चे होते थे, 6, 7, 8, उसके बाद कम होने लगे 4, 5 या 3। लेकिन आजकल सब घर में 2 या 1 ही बच्चा होता है तो उसे कहते हैं छोटा परिवार, क्योंकि छोटा परिवार होने से हमारी ज़रूरतें जल्दी पूरी होती हैं। जो घर में पैसा आता है, माता पिता जो पैसा कमाते हैं वह पैसा, परिवार छोटा है तो ज़रूरतें हम जल्दी और अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। अगर परिवार बड़ा है तो ज़रूरतें पूरी होने में दिक्कत होती है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। समझो एक घर में 2 बच्चे हैं और एक घर में 4 बच्चे हैं, तो जो घर में आने वाला कमाई का पैसा है दोनों घर में अगर एक ही जैसा है, हाँ, एक ही रकम दोनों घर में आती है, तो जिस घर में 4 बच्चे हैं उनके खर्चे जो है वो ज़्यादा हैं और जिस घर में 2 बच्चे हैं उनके खर्चे या ज़रूरतें कम हैं, तो उन्हें
जल्दी उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। जिस घर में ज़्यादा बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनकी ज़रूरतें ठीक से या जल्दी पूरी नहीं हो सकती। समझो एक अमरूद हमारे पास है, अमरूद यानी पेरू। हाँ, उस अमरूद के हमने 4 फाके किए, तो अगर 2 ही बच्चे घर में तो उन्हें 2-2 मिलेगी। अगर बच्चे 4 हैं तो उन्हें 1-1 ही मिलेगी। तो इस तरह से पैसा उतना ही है, तो लोग ज़्यादा हैं, तो हर एक के हिस्से में जो आने वाले पैसे हैं या ज़रूरतें हैं वो कम आएगी। इसलिए हमारा परिवार छोटा होना चाहिए ताकि वह सुखी हो। अब आपके माता पिता को भी 1 या 2 ही बच्चे होंगे, आपको भी बड़े होकर ये सूचना ध्यान में रखनी है और उसका अमल करना है या उसका पालन करना है। यहाँ पर हमारा पाठ पूर्ण होता है। चित्रवंदन मैंने आपको बता दिया, चित्र आपके सामने ही है। अब आपको घर का अभ्यास है कि ये जो चित्रवंदन है वह आपको 10 से 15 वाक्यों में, कम से कम 10 वाक्य, उससे भी ज़्यादा तुम लिख सकते हो। 10 से 15 वाक्यों में चित्रवर्णन लिखना है और मुझे फ़ोटो भेजने हैं। क्या क्या लिखना है? पहले नए पेज पर शुरुआत करनी है। आज की तारीख, वार, ऊपर लिखना है दूसरी इकाई, पार्ट 1, अस्पताल। फिर इस चित्र नहीं बनाने हैं, चित्रों का सिर्फ वर्णन करना है 10 से 15 पंक्तियों में और मुझे फ़ोटो भेजनी है। अब चित्र वर्णन करते समय एक एक लकीर लिखने के बाद नई लकीरों पर नहीं लिखना है। एक वाक्य जो है वह नई लकीरों पर नहीं लिखना है, आपको निबंध की तरह चित्र वर्णन लिखना है। अब इसी के साथ में आपको एक YouTube का वीडियो भी भेज रही हूँ, वह भी आपको ध्यान देकर सुनना है। और मेरा वीडियो भी अगर समझ में आया तो फिर से दोबारा ध्यान देकर सुनना है और इसका जो चित्र वर्णन है वह लिखकर आपको मुझे फ़ोटो भेजना है। आज मैं आपको चित्र वर्णन नहीं भेजने वाली हूँ, आपको ही भेजना है। ठीक है? ओके, धन्यवाद।